अस्सलाम वालेकुम बेटा टॉपिक हमारा एक्सरे से मुतालिक हो चुका था कि प्रोड्यूस कैसे होती हैं, फिर इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का हमने टॉपिक पढ़ा। आखिर के अंदर फिर हमने इसके यूजेस भी किए थे। तो उससे मुतालिक आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो एमसीक्यूज़ आ चुकी हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या कुछ अंदाज़ होता है उन एमसीक्यूज़ का, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, अ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ, कि एक्सरेज की वेवलेंथ किस ऑर्डर के अंदर होती है। यूएचएस 2011 के अंदर आपकी बेटा ये एमसीक्यूज आई हुई है। तो बेटा एक्सरेज चूँकि शॉर्टर वेवलेंथ रखती हैं तो इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर के राउंड अबाउट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज है, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज ऑल ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी in the first collision, the entire kinetic energy appears as an X-ray photon of energy। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पहली ही कोलिजन के अंदर अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देते हैं तो उनकी ये काइनेटिक एनर्जी एक्सरे फोटॉन की एनर्जी के तौर पर अपेयर होती है। एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर ये हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, चूँकि इलेक्ट्रॉन जाकर एक ही कोलिजन के अंदर अपनी सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, उस टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, और वो एक्साइट हो जाते हैं और यूं जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उनको डिसलोकेट कराया जाता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का पहला स्टेप है बेटा। अब जो एक्सरे के फोटॉन अपेयर होंगे उनकी एनर्जी किस तरह की होगी, ये हमसे सवाल कर रहा है। यूएचएस 2011 के अंदर आपकी ये एमसीक्यूज आई हुई है बेटा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रागले हाइपोथेसिस कोई भी फोटॉन है उसकी जो एनर्जी है वो बराबर होती है एच एफ के। ठीक है बेटा, और बाय वेव इक्वेशन वी बराबर होता है एफ लैम्डा। वी चूँकि यहाँ पर जितने भी फोटॉन्स हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं, एफ लैम्डा इसे लिखेंगे तो यहाँ से एफ की वैल्यू होगी बेटा सी ओवर लैम्डा। अब एनर्जी के इसी रिलेशन को रिप्लेस कर लें, एफ़ की जगह पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करें एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, और चूंकि वेवलेंथ मिनिमम होती है इनकी तो इसीलिए लैम्डा मिनिमम का ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो बेटा ऑप्शन है आपके पास एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा मिनिमम, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। थर्ड एमसीक्यूज है, द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम इज़ ड्यू टू, कि एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम सामने आ रहा होता है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। यूएचएस 2011 के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है बेटा। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय द टारगेट मटेरियल, बम्बार्डमेंट ऑफ द प्रोटॉन ऑन द टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल के ऊपर प्रोटॉन्स की बम्बार्डमेंट की वजह से हमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है, या बम्बार्डमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टारगेट मटेरियल। तो बेटा एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया जाता है टारगेट मटेरियल के ऊपर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज है, द एक्सरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द ऑन द टारगेट मटेरियल, कि किस पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया जाता है टारगेट मटेरियल के ऊपर एक्सरे को प्रोड्यूस कराने के लिए। यूएचएस 2012 के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हम ऊपर भी देख के आए हैं, इनको बम्बार्डमेंट पार्टिकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टू एक्साइट द टारगेट मटेरियल, टारगेट एटम्स को एक्साइट कराने के लिए। फिफ्थ एमसीक्यूज है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन द के शेल इज रिमूव्ड एंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल जम्प्स टू ऑक्यूपाई द होल इन के शेल, इट इमिट्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी। यूएचएस 2012 के अंदर आपकी ये एमसीक्यूज आई हुई है बेटा, कि एक इलेक्ट्रॉन के शेल में से जब रिमूव कर दिया जाता है तो उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुर करने के लिए फिर एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है। अब जो फोटॉन इमिट होगा उसकी एनर्जी किस तरह की होगी बेटा, हमने ये बताना है। तो बेटा ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मदारों के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हीं दो शेल्स को ड्रा कर देता हूँ। पहला शेल हमारे पास होता है के और दूसरा एल होता है। ठीक है, अब के में से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है, एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन आकर इस डेफिशिएंसी को पूरा करता है। अब गौर कीजिएगा, अगर एल शेल में से इलेक्ट्रॉन आकर इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे तो हमारे पास जो फोटॉन होगा उसे क्या कहा जाएगा बेटा, इसे कहा जाएगा कि अल्फ़ा फोटॉन। अब चूंकि दो एनर्जी शेल्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस के बराबर की इसकी एनर्जी होगी, तो हमने एनर्जी डिफरेंस कैसे रखना है, हाई एनर्जी स्टेट एल शेल है तो इसकी एनर्जी ई एल माइनस ई के,
और जो फोटोन इमिट होगा वो के अल्फ़ा होगा बेटा। तो इसके अंदर ऑप्शन बेटा आपके पास है एच एफ के अल्फ़ा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई के। ए ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। सिक्स MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट बी देयर इन द सब्सटेंस सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ टारगेट इन एक्सरे ट्यूब। UHS 2012 के अंदर आपकी MCQs आई हुई है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर जिस सब्सटेंस को एज अ टारगेट इस्तेमाल किया जा रहा होता है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, किस तरह की ये खसूसियात रखे। इट मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। इट मस्ट हैव लो अटोमिक नंबर, इसका अटोमिक नंबर थोड़ा होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई रिफ्लेक्टिव एबिलिटी, इसके पास हाई रिफ्लेक्टिंग सलाहियत होनी चाहिए कि आने वाले फोटॉन्स को ये रिफ्लेक्ट बैक कर दे। इट मस्ट हैव हाई अटोमिक नंबर, तो इसके पास लाजमी है कि हाई अटोमिक नंबर हो। डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रॉन्ग हैं। एक्सरे प्रोडक्शन के लिए लाजमी था कि एटॉमिक नंबर हाई हो, उसकी वजह जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर मौजूद होंगे, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से डिसलोकेट कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजप्ट करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट करा के बम्बार्ड कराना पड़ेगा। अब फिर जब इनर मोस्ट इतने हैवी एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट्स में से जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराया जाता है तब जाकर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं बेटा। सेवंथ MCQs है एक्सरेज आर प्रोड्यूस इन ट्यूब। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे ये MCQs बेटा पूछी गई है कि किस ट्यूब के अंदर एक्सरे प्रोड्यूस हो सकती हैं, आर्गॉन फील्ड हो ट्यूब, हीलियम फील्ड ट्यूब के अंदर, या हाइड्रोजन फील्ड ट्यूब के अंदर, या वैक्यूम के अंदर। बेटा हमेशा एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके अंदर टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करा के बम्बार्ड कराया जाए। एट्थ MCQs है एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछ चुका है एक्सरेज डायफ्रैक्ट किन से होती हैं, मिरर से डायफ्रैक्ट होती हैं, क्रिस्टल से, या गैस मॉलिक्यूल से। ऑल का ऑप्शन हमेशा बेटा याद रखिएगा क्रिस्टल्स से ही डायफ्रैक्ट होती हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स, उसकी वजह क्या है मैं टॉपिक के अंदर भी आपको पढ़ा चुका हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ बेटा। एक्स रेज की जो वेवलेंथ है ये कंपेरेबल होती है इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ एटम्स एंड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस पाया जाता है वो हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस एक्स रेज की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। और हमेशा याद रखिएगा लाइट हो या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, ये उस वक्त डायफ्रैक्ट होंगी जब इनकी जो वेव लेंथ है वो हमेशा स्लिट सेपरेशन के कंपेरेबल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर ये डायफ्रैक्शन प्रोसेस में से गुजरती हैं। नाइन्थ MCQs है विच रे शोज कंपेरेबल पेनिट्रेटिंग पावर टू द एक्स रेज। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे ये सवाल पूछ चुका है कि कौन सी रे एक्स रे के बराबर की पेनिट्रेटिंग पावर रखती है। तकरीबन बराबर होती हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या वाइट रेज। हमेशा याद रखिएगा बेटा गामा रेज हमेशा इन पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं एक्स रेज के बराबर की। तो इतनी हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं ये हमारे पास, इतनी एनर्जी होती है इनकी। 10th MCQs है एक्स रेज इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे ये सवाल पूछ चुका है बेटा कि एक्स रे प्रोडक्शन किस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है। एक्स रे प्रोडक्शन के अंदर देखें बेटा इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया जाता है टारगेट मटेरियल के ऊपर, मतलब कि पार्टिकल बम्बार्ड किए जा रहे हैं मटेरियल के ऊपर, किसी मेटल की सतह के ऊपर। अब वहाँ से फिर आपने देखा कि एक्स रेज इमिट होती हैं। एक्स रेज को चूँकि क्लासिकली तौर पर कहा जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब पार्टिकल आकर टकरा रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ से खारिज हो रही हैं। पेयर प्रोडक्शन के अंदर तो ऐसा नहीं होता, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर तो पार्टिकल इजेक्ट्स हो रहे होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये वो प्रोसेस है जो बिल्कुल एक्सरे प्रोसेस का रिवर्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर बेटा क्या होता था, लाइट आके मेटल की सतह के ऊपर फॉल करती थी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देती थी, मतलब कि वेव आकर किसी मेटल की सतह के ऊपर पड़ती है और वहाँ से पार्टिकल को इमिट करा देती है। जबकि यहाँ पर देखें एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर, तो एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर पार्टिकल आकर बम्बार्ड हुआ है या पार्टिकल आकर मेटल की सतह से टकरा रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स को वहाँ से इमिट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 11th MCQs है व्हाई एक्सरेज आर यूज्ड इन द क्रिस्टलोग्राफी।
पीएमसी के टेस्ट में आपसे ये एमसीक्यूज पूछ चुका है बेटा कि एक्स रेज को क्रिस्टलोग्राफी के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कोई रेज क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती। पहले तो बेटा क्रिस्टलोग्राफी है क्या, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया जाता है कि एक क्रिस्टल हमारे पास प्लेनर है, 3 डायमेंशनल है, क्यूबिक है, किस तरह की है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। तो एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेथडोलॉजी, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टल की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक्स रेज को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं बेटा, हमेशा याद रखिएगा एक्स रेज डायफ्रैक्ट ही क्रिस्टल्स में से होती हैं और कोई भी अंदाज नहीं है। हम पीछे अपनी एमसीक्यूज देख चुके हैं। अब यही वजह है कि डायफ्रैक्शन प्रोसेस एक्स रेज का होता क्यों है क्रिस्टल्स में से, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है ये कंपैरेबल इक्वल होती है इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल्स के दरमियान में, एटम्स एटॉमिक लेयर्स के दरमियान में जो क्रिस्टल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म द डायफ्रैक्शन प्रोसेस कि ये डायफ्रैक्ट हो जाए। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 12th एमसीक्यूज है एक्स रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछ चुका है एक्स रेज किस में से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। आपने वो एलिमेंट यहाँ चूज करना होता है जिसका हाई एटॉमिक नंबर हो। तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर देखिए सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर इनके मुकाबले में बहुत शॉर्टर हैं। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हैवी है। तो हैवी एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू प्रोड्यूस द एक्सरे। डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 एमसीक्यूज है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन कि एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज बेटा ये पूछ चुका है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है या ऑल के ऊपर डिपेंड करती है। बेटा हमेशा याद रखिएगा पेनिट्रेटिंग पावर वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती चली जाती है। अब गौर कर लें, हम ऊपर एमसीक्यूज को भी दे चुके हैं कि ये गामा रेज के करीब करीब पहुंच जाती हैं, इतनी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हो जाती है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ क्या होती चली जाएगी बेटा, शॉर्टर होती चली जाएगी, वैसे वैसे इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ती चली जाती है। 14 एमसीक्यूज है एक्स रेज आर यूज टू मेजर। एक्स रेज को इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए। पीएमसी के टेस्ट में आपकी एमसीक्यूज आई हुई है बेटा, फ्रैक्चर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए या ऑल का ऑप्शन। तो इसकी एप्लीकेशन के अंदर बेटा हम एक ही चीज़ देख के आए हैं, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी टेम्परेचर के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये थी आपके वो एमसीक्यूज़, डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पिछले साल का कुछ एतवार के अंदर आ चुकी हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड की जा रही है आपको लेक्चर के अंदर। मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत इजी है, आसान है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।